This conference will now be recorded. So today's topic is आज हम बात करेंगे मिल्क और स्वीट्स में यूज होने वाले एथनिक फूड में यूज जो दूध हम यूज करते हैं उसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहले भी हमने इसके ऊपर चर्चा की है। अ, इसके ऊपर हमने पहले भी चर्चा की है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स जिन्हें हम कहते हैं, तो वो हमारी फूड क्यूजीन्स के अंदर, फूड के अंदर एक अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और इट प्लेज इन वेरी सिग्निफिकेंट रोल। Why it plays a very significant role? Because it is a source from animal which gives, it is a source of protein, it is a source of energy, राइट। और दूसरा, ये किसी भी चीज के साथ मिलकर उसको डिलीशियस बना देते हैं, उसके टेस्ट को चार चांद लगा देते हैं। इसीलिए डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप देखेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स को आप डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द ऑल मिल्क प्रोडक्ट। जितने भी हमारे मिल्क प्रोडक्ट होते हैं वो सब हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, और द फूड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, जो हम पशुओं को पालन करके, पशुपालन करके जो हम एंटरप्रेन्योर का सोर्स बनाते हैं, वो भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स ही होते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इंडिया के अंदर उनकी यूटिलाइजेशन, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लिक्विड मिल्क, मिल्क पाउडर, घी, बटर, खोआ, क्रीम, दही, आइसक्रीम, चीज, अदर्स, ये इतने तरीकों से हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि हमारे स्वीट में भी सेम हमारे ये यूज होते हैं, है ना। मतलब कि एक तो हमारा लिक्विड मिल्क होता है, एक हमारा पाउडर मिल्क होता है, एक हमारा घी होता है, ये भी डेयरी प्रोडक्ट है ना, घी भी, जो दूध की मलाई से, क्रीम से बनाया जाता है। बटर होता है जिसको मक्खन कहते हैं, खोया होता है जिसको दूध को पका के बनाया जाता है, क्रीम होती है जो दूध की जो फ्लोटिंग लेयर होती है उसको रिमूव कर देना, और उसको क्रीम कहा जाता है। और फिर कर्ड, दूध को कर्डल कर देना, उसके अंदर लैक्टिक एसिड ज्यादा मात्रा में कर देना, दही बनाता है। फिर आइसक्रीम बनाते हैं हम, चीज बनाते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे जो मेनली द स्वॉट एनालिसिस ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे बात आती है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस है क्या, क्या कोई जानता है व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस? कैन एनीवन टेल मी? ओके, देखिए स्वॉट एनालिसिस क्या है। स्वॉट एनालिसिस इज अ मैनेजमेंट टर्म विच स्टैंड्स फॉर एस फॉर स्ट्रेंथ, W for weakness, O for opportunities and T for threat। हमारी शक्तियां, हमारी कमजोरियां, हमारे पास क्या क्या आगे राहें हैं, क्या क्या उपलब्धियां हैं हमारे पास, अपॉर्चुनिटीज। और थ्रेट, थ्रेट होता है रुकावटें, काइंड ऑफ, जो मतलब कि हाँ, रुकावटें जो होती हैं, दैट इज अ थ्रेट। ठीक है, तो ये होता है स्वॉट की डेफिनेशन, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। तो ये जो है ये हर एक व्यक्तित्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हमें अपना स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। मतलब कि जो पर्सनल इंटरव्यू जब हम दे रहे होते हैं तो हमसे ये पूछा जाता है ना, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में सबसे इंपॉर्टेंट स्वॉट एनालिसिस होता है। हमें अपनी कमजोरियां, अपनी खामियां, अपनी शक्तियां, अपनी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में पता होना चाहिए। जिस इंसान को अपना स्वॉट एनालिसिस पता होता है ना, तो वो इंसान कभी भी डाउन नहीं जाता, वो हमेशा सक्सीड करता है। ठीक है, तो ये होता है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस हर एक प्रोडक्ट का होता है, हर एक चीज का होता है स्वॉट एनालिसिस। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का भी हमने स्वॉट एनालिसिस बनाया हुआ है। ठीक है, सेम एज आप अपने व्यक्तित्व का स्वॉट एनालिसिस करते हैं, आप प्रोडक्ट्स का स्वॉट एनालिसिस करते हैं। ठीक है ना, तो स्वॉट एनालिसिस इतना जरूरी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको स्वॉट पता चला, स्वॉट क्या होता है, स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेयरी प्रोडक्ट्स का स्वॉट एनालिसिस देख रहे हैं। तो
हम इसमें देखेंगे कि डेयरी प्रोडक्ट्स की क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या थ्रेट है, राइट। तो सबसे पहले वी वी टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ। कुछ स्ट्रेंथ मैंने यहाँ पे निकाल के रखी है डेयरी प्रोडक्ट्स की, जो कि एक स्वीट मेकर को, एक शेफ को पता होनी चाहिए, ताकि वो अपने डिश के अंदर जब दूध और दूध से बने उत्पादन का यूज करे, तो उस वो एक अच्छे प्रोडक्ट को बना सके। तो ऐसे ही स्ट्रेंथ को जानना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। तो दूध और दूध से बने उत्पादन की क्या स्ट्रेंथ है, क्या शक्तियां हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट्स एंजॉय mass appeal, simple manufacturing technologies which are well established for small scale operations, skilled manpower for cottage scale operation available, lower cost of production and high profit margins, market are well established, easily available market. Traditional dairy products require low infrastructure and operational overhead cost. An optimistic demand profile, consumption likely to grow at annual rate more than 20%, utilization of standard of milk, use of low-grade energy, inexpensive infrastructure and equipments, approximate for small-scale sector, utilization of surplus milk. बेसिकली ये स्ट्रेंथ क्या बताती है? देखो, जो दूध है और जो दूध से बने प्रोडक्ट्स हैं, ये एक बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है। हम सब जानते हैं एक बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, और ये एक ऐसी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें कि हमारा जो पैसा है वो कम लगता है, मार्जिन हमारा ज्यादा होता है। ठीक है। तो जैसे कि हम घरों में पशुपालन करते हैं, गांव में हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा, घरों में हम पशुपालन करते हैं। अब वो पशुपालन से हमें कितना फायदा हो रहा है ना? हमें हमारा कॉस्ट इतनी नहीं आती जितना हमारा प्रॉफिट होता है। तो एक तरीके का जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, they are the source of entrepreneurship, they are the source of entrepreneurs, they are a, these products are good business makers, राइट। तो पूरी स्ट्रेंथ में यही बताया हुआ है कि हम इससे मैन पावर देते हैं। देखो, अगर हम 2 से 3 पशुपालन भी कर रहे हैं, अगर आप 2 से 3 भैंस भी अपने घर में पाल रहे हो, तो उनकी देखभाल के लिए आपको लेबर की जरूरत रहती है। भाई चलो, हमारे घर में है, हमारी जो लेडीज हैं वो कर लेती हैं, लेकिन अगर आप बड़े स्केल पे करते हो, उसको डेयरी वगैरह बनाते हो, ऐसे कुछ फार्म करते हो, तो आपको लेबर की जरूरत रहती है। आप लेबर रखते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हो, है ना? तो ये भी एक स्ट्रेंथ हुई। तो इस तरीके से जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा सहायक होते हैं हमारे इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, इकोनॉमी में सहायता देते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है। नाउ मूविंग टू द वीकनेस। अगर हम वीकनेस की बात करें, जैसे कि कुछ यहाँ पे पॉइंटेड है: lack of scientifically documented sensory, physio, chemical, and microbiological profile analysis of traditional dairy products that limits standardization of process for large-scale manufacture and design of equipments. Manufacturing operations are predominantly confined to the cottage domestic scale. People involved in manufacture of traditional dairy products lack adequate knowledge of good hygiene practice, gross lack of packaging system that severely limit to shelf life, lack of good quality legal standards and quality assurance system, regional specificity of traditional dairy products, lack of production statistics based on realistic surveys provide difficulties in policy planning. So these are some weakness of dairy products. वीकनेस क्या कहती है हमारी? जैसे कि हम लेट
हम इन पॉइंट्स को छोड़ के हम प्रैक्टिकली सोचते हैं। आप बीकानेर वाला की फैक्ट्री में काम करते हैं, बीकानेर वाला की फैक्ट्री में जब आप काम करते हैं तो स्वीट्स मेकर है वहां पे, सब हलवाईज हैं, है ना। हलवाइयों के अंडर आप काम कर रहे हैं, तो आपने क्या महसूस किया हलवाइयों के अंडर काम करके? हमने सबसे ज्यादा महसूस ये किया कि the peoples are lack in knowledge, the peoples are less hygiene and sanitized, the people are uh, not aware of what they are doing and why they are doing, है ना। तो हलवाई जो होते हैं, हलवाई क्या होते हैं, बस सीख सीख के आ जाते हैं और वो आगे आगे करते रहते हैं, बट दे आर नॉट अवेयर कि हम क्यों कर रहे हैं, या ये डेयरी प्रोडक्ट ऐसा क्यों है, या इसकी टेस्टिंग क्या क्या होती है, उन्हें नहीं पता। जैसे फॉर एग्जांपल छेना बनाते हैं, उनको छेना की प्रोसेसिंग बहुत अच्छे से आती है, वो बना रहे हैं क्योंकि वो डेली एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस चीज को, है ना, इसलिए उनका हाथ बैठा हुआ है। बट वहीं छेना बनने के बाद जब सैंपल जाता है, उन्हें नहीं पता उस सैंपल से क्या कर रहे हैं वो, उन्हें नहीं पता उस सैंपल से कौन सा टेस्ट होगा, उन्हें नहीं पता लैक्टोमीटर क्या होता है ना। तो दिस इज द लैक ऑफ नॉलेज। तो ये भी एक तरीके की वीकनेस है हमारे सेक्टर की, है ना। और दूसरी बात, उन्हें ये भी नहीं पता कि एक गुड हाइजीन प्रैक्टिस हलवाईज के लिए क्या होनी चाहिए और हमें किस तरीके से अपने आप को बदलना चाहिए। उन्होंने सीखा अपने उस्तादों से कि नीचे बैठ के ही बेला जाता है, ठीक है, तो वो खड़े होके बेल ही नहीं सकते। अगर मैं हलवाइयों की बात ना करके, अगर उसको मैं अपने घर से भी रिलेट करके बताऊं, हमारे घर में जो ट्रेडिशनल लेडीज हैं, जो पुराने जमाने की लेडीज हैं, वो ओपन किचन में या जो स्लैब वाली किचन होती है उनमें काम नहीं कर सकती। क्यों? बिकॉज उनकी प्रैक्टिस ही नीचे बैठ के काम करने की है ना। वो चूल्हों पे उन्होंने काम किया हुआ है या धरती में बैठ के उन्होंने काम किया हुआ है, तो उनको प्रैक्टिस ही वो है। तो दैट्स वाई वो कर ही नहीं सकते ओपन किचन में या स्टैंडिंग किचन में काम, ठीक है। तो सेम एज विद हलवाइज। तो ये कुछ हमारी वीकनेस है, ये कुछ हमारी वीकनेस है जो कि हमें ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हैं, ठीक है। दूसरी बात, हमें सेल्फ लाइफ की नॉलेज नहीं होती इतनी, ठीक है, और हमें नहीं पता कि रीजनल इफेक्ट होता है किसी चीज का, क्लाइमेटिकल इफेक्ट होता है किसी चीज का। हमें नहीं पता कि हम भैंस को इंजेक्शन लगाएंगे तो क्या नुकसान होगा और क्या बढ़िया हमारे लिए होगा, है ना। तो इस तरीके से ये होता है, इन तरीकों से ये होता है, ठीक है। तो ये है हमारी वीकनेस। Now we are talking about the SWOT analysis. So we are done with the strength and weakness of the traditional snacks. Right now we are doing with the now we are doing with um, the opportunities. अपॉर्चुनिटीज हमारे पास क्या क्या है? अपॉर्चुनिटीज अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिशनल डेयरीज की और इन प्रोडक्ट्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज बहुत है हमारे पास, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हलवाई सेक्शन, इंडियन स्वीट्स हैं, जो स्वीट मेकर्स हैं वो बंद नहीं होंगे, है ना। Sorry for the interruption. Uh, we are talking about the SWOT analysis. SWOT analysis में we are done with the strength and weakness of the dairy product. Now we are moving to the opportunities. As we all know, हमारे पास opportunities बहुत हैं as being a halwai or a sweet makers, because the Indian sweets is all about the milk and milk products, dairy and dairy products. Without them, Indian sweets are very hard to make, right? So these is the very big opportunities for us and for dairy products. दूसरा मैंने आपको बताया कि it is a great source of entrepreneurship, it is a great source of entrepreneurs. So ये है। और जो यहाँ पे स्टेट की हुई अपॉर्चुनिटीज वो क्या है?
Like traditional dairy product sectors offer vast scope of innovation, values addition, and product diversification. Um, bargaining customers base and greater demand due to higher purchasing power of the newly emerging middle class, greater access to global market under WTO regimen, then export potential to the ethnic market. Opportunities exist for financing the establishing modern small scale units to encourage restructuring of organized sector. So these the state are some opportunities of the dairy products. As we all know, we are the sweet maker, and the milk and milk product are the base of the Indian sweets. Right. Now we are moving to the threats. थ्रेट्स क्या कहते हैं हमारे? थ्रेट्स का मतलब होता है रुकावटें या बंधन या कोई भी ऐसी चीज जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोकती है, वो आती है हमारी थ्रेट्स में। तो थ्रेट्स बेसिकली क्या होते हैं? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड बाय द स्केल्ड अप प्रोसेसेस, न्यू इक्विपमेंट may differ in the sensory quality and may not find consumer acceptance. मॉडर्न मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर में राइज प्रोडक्शन कॉस्ट। जैसे कि अगर आप देखेंगे पुराने जमाने में हमारे पास क्या होते थे, जो व्यक्ति पशुपालन करते थे उन्हीं के घरों से दूध दही मक्खन दूध हमें मिलता था। बट आज क्या है, आज अलग अलग कंपनीज आ गई, जैसे मदर डेयरी वीटा है ना। तो इन कंपनीज ने क्या किया, जगह ले ली इनकी जो पशुपालन करते थे, और उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ गई। और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से क्या हुआ, मार्केट में जो दूध की वैल्यू थी वो उसका रेट बढ़ गया, है ना। जो पशुपालन करते थे वो दूध सस्ता देते थे, लेकिन कंपनीज के आने से, मॉडर्नाइजेशन होने से उन्होंने भी देखा जब कंपनीज रेट पे दे रहे तो हम क्यों ना दें, तो उन्होंने भी दूध के रेट बढ़ा दिए। तो ये एक तरीके का थ्रेट होता है किसी भी बिजनेस के लिए, ठीक है। दूसरा, हमें नहीं पता हम क्वालिटी कैसे चेक करें या क्या क्या इक्विपमेंट्स हम यूज कर सकते हैं, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं आजकल, है ना। हम अपने पशुओं को भी हाइजीनिक रख सकते हैं या नहीं रख सकते, तो दैट इज अगेन अ पॉइंट ऑफ लैक ऑफ नॉलेज एंड ऑल। So this is all about the SWOT analysis of traditional dairy product sectors. Yeah, you can say the SWOT analysis of milk and milk products, that is strength, weakness, opportunities and threat. समझ में आई आप सभी को ये चीज? If you have any question regarding this, you can ask. No, sir. Okay, so we will move onwards. Now the second chapter we have is the classification of traditional dairy products. Now we are talking about milk and milk product. तो अभी तक हमने मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन किया कि मिल्क प्रोडक्ट क्या होता है, उनका स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। Now we will talk about what are the products, what are the traditional dairy products, दूध से बनने वाले वो कौन कौन से उत्पाद हैं जो हम यूज करते हैं एज अ स्वीट मेकर, है ना। तो ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स को जो हम विभाजित करते हैं, वो हम उसकी सेल्फ लाइफ या पेरिशेबिलिटी से चेक करते हैं। दो, लुक वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फूड, पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल एंड सेमी पेरिशेबल। ये क्या होते हैं पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल एंड सेमी पेरिशेबल? जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल एंड सेमी पेरिशेबल, जो चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं, सॉरी, जो चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं, ठीक है, जो चीजें थोड़ा टाइम लेके खराब होती हैं, और जो बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलती हैं, वो कहलाती हैं पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल एंड सेमी पेरिशेबल चीजें, ठीक है। तो उसी 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 हिसाब से हम डेयरी प्रोडक्ट्स का विभाजन करते हैं, ठीक है। कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो जाते हैं, जैसे कि हमारा बेस प्रोडक्ट सेम है, बेस प्रोडक्ट हमारा दूध है, लेकिन दूध से ही देखो हम दही बना लेते हैं, छेना बना लेते हैं, खोया बना लेते हैं, है ना, दही बना लेते हैं। तो इतनी सारी चीजें हम खाली दूध से बना रहे हैं, और सबको बनाने के बाद हमारा क्या है, जो दूध का कैरेक्टरिस्टिक है वो बदल जा रहा है। लाइक अगर आपने अगर आपने दूध से ये बनाया, दही बना दिया, तो दही बदल गया ना। दूध का टेस्ट अलग है, दही का टेस्ट अलग है, कैरेक्टरिस्टिक भी अलग होगी, उनकी तासीर भी अलग होगी और उनका टेस्ट भी अलग हो गया,
है ना। तो ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इसके, राइट। This Yes, conference will so now be recorded. we are talking about the milk products. So इसमें हमने बात की अभी तक हमने इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की। अगर अब मैं आपको बताऊं जो मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट बेसिकली हमारे 1 2 3 4 5 6 7 सात आठ तरीकों से हमारे जो होते हैं क्लासिफाइड होते हैं। तो एक एक करके अब हम इनकी क्लासिफिकेशन जानेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन हमारी आती है वो आती है कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट। कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट क्या होते हैं? कंसंट्रेटेड मिल्क प्रोडक्ट, कंसंट्रेटेड मिल्क प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि when the milk is concentrated using heat energy, moisture present in the milk get reduced to evaporate for the vapors of the product based on the extent of heat treatment. Product characteristics such as smell, color, aroma, texture imparted to the product. But what it means, concentrated का मतलब क्या हुआ? जब हम किसी चीज के अंदर से मॉइस्चर को उड़ाने लगते हैं तो वो क्या होता है? वो कंसंट्रेटेड होने लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे कि अगर मैं कंसंट्रेटेड मिल्क प्रोडक्ट का आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि खोया, रबड़ी, बासुंदी, ये जो है these are the example of concentrated milk product. When the moisture present in the milk get reduced by evaporation process is called as concentrated milk product. For example, खोया, रबड़ी एंड बासुंदी, ठीक है। दूसरे तरीके की हमारे पास जो क्लासिफिकेशन आती है वो आती है हीट एंड एसिड कोएगुलेटेड प्रोडक्ट। हीट एंड एसिड कोएगुलेटेड प्रोडक्ट, हीट एंड एसिड कोएगुलेटेड प्रोडक्ट क्या होते हैं? अ, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जब हम किसी मिल्क दूध के अंदर एसिडिक मीडियम के थ्रू दूध को गुजारते हैं और जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो कहलाता है हीट एंड एसिडिक मिल्क प्रोडक्ट, कोएगुलेटेड प्रोडक्ट। जैसे कि these are the coagulated product obtained upon the addition of incidulants to heat milk, extent of removal of moisture, control the texture। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम खट्टा किस में लगाते हैं? जब कौन सी प्रोसेसिंग में हम खट्टा लगाते हैं? यूजुअली स्वीट्स बनाने में हम लगाते हैं छेना या पनीर बनाते वक्त, कोटेड चीज मेकिंग में। तो एसिड और हीट कोएगुलेशन का जो प्रोडक्ट है वो है पनीर और छेना, राइट। तो दो तरीके की हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी दूध की। पहली कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड में हमारे आते हैं खोया, रबड़ी, बासुंदी। फिर हमने पढ़ी हीट एंड एसिड कोएगुलेटेड, उसमें आता है हमारा पनीर एंड छेना। तीसरी टाइप जो आती है वो आती है हमारी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स। फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? लैक्टिक cultures are used to ferment the milk at specific temperature and for specific duration. जैसे कि दही is well known product since from the ancient time and the मिष्टी दही is a popular eastern region dish. बेसिकली फर्मेंटेड प्रोडक्ट क्या होते हैं? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें हम फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन हम दूध में कब करते हैं? दही जमाते वक्त। दही जमाते वक्त हम उसमें पहले दही लगा के रखते हैं ना। दही क्या है? दही बैक्टीरिया से बना हुआ प्रोडक्ट होता है। तो वो होते हैं हमारे फर्मेंटेड प्रोडक्ट, जैसे कि दही, मिष्टी दही, चाका, श्रीखंड, है ना। तो दीज ऑल आर द फर्मेंटेड प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट। तो हमने इसकी चार हमने क्लासिफिकेशन कर ली। सबसे पहले हमने की कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड में हमने खोया, रबड़ी, बासुंदी। फिर हमने की एसिड कोएगुलेटेड, उसमें पनीर और छेना। फिर तीसरी हमने की फर्मेंटेड प्रोडक्ट, जिसमें हमने दही, श्रीखंड और मिष्टी दही की बात की। चौथी जो आती है वो आती है फैट रिच प्रोडक्ट्स। फैट रिच प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जिसके अंदर फैट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। जब हम दूध को इवेपोरेट करके, इमल्सिफाई करके दूध के अंदर से फैट को अलग कर देते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे फैट रिच प्रोडक्ट, जैसे कि घी, मक्खन और मलाई, ठीक है ना। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ फैट रिच प्रोडक्ट। देन पांचवी हमारे पास कैटेगरी आती है फ्रोजन प्रोडक्ट्स। फ्रोजन प्रोडक्ट्स नाम से आपको पता चल रहा है जो हम जमाते हैं, जैसे कि कुल्फी, मलाई, मिल्क आइस, ठीक है।
तो ये है हमारे फ्रोजन प्रोडक्ट्स। छठी कैटेगरी हमारी दूध की आती है सीरियल बेस्ड पुडिंग्स। सीरियल बेस्ड पुडिंग्स क्या होती है? पुडिंग्स जिस नाम से पता चला सीरियल बेस्ड, सीरियल्स हमारे क्या होते हैं? अनाज। पुडिंग क्या होती है? हमारी खीर। तो सीरियल बेस्ड जो पुडिंग होती है जैसे कि खीर और पायसम, ये दो ही बनती है हमारी दूध से, खीर बनती है या पायसम बनती है। ठीक है, तो ये 6 तरीके की हमारी कैटेगरी है दूध और दूध के प्रोडक्ट की। मैं रिपीट करता हूँ, कंसंट्रेटेड जिसमें कि खोया, रबड़ी, बासुंदी आती है। एसिड कोएगुलेटेड जिसमें पनीर और छेना आता है। फिर आती है फर्मेंटेड प्रोडक्ट जिसमें दही, मिष्टी दही और श्रीखंड आता है। फिर आती है हमारी फैट रिच प्रोडक्ट जिसमें घी, मक्खन, मलाई आती है। और फिर आती है हमारी फ्रोजन प्रोडक्ट जिसमें कुल्फी और मिल्क आइस आती है। फिर छठी हमारे पास आती है सीरियल बेस्ड जिसमें कि हमारी खीर और पायसम आती है। राइट? तो आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट इट। आपको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन पता चल गई। अब मैं कुछ आपको यहाँ पे नाम बताना चाहूंगा जो कि इंडियन मिल्क कन्फेक्शनरी से हैं। देखिए, मिल्क 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 और डेयरी प्रोडक्ट्स की ना स्वीट्स मेकर्स ने अलग से नाम दिया है जिसको बोला जाता है इंडियन मिल्क कन्फेक्शनरी। ठीक है, जहाँ पे सिर्फ मिल्क और मिल्क मिल्क प्रोडक्ट से बनने वाली मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। जैसे कि हम अब एक एक करके बात करेंगे। जैसे कि खोया बेस्ड स्वीट्स। खोया बेस्ड जो स्वीट्स होती हैं वो होती हैं जैसे कि गुलाब जामुन, बर्फी, कलाकंद, मिल्क केक एटसेट्रा। ये कुछ होते हैं जो हमारी खोया बेस्ड होते हैं। हम रिपीटिंग अगेन, गुलाब जामुन, बर्फी, कलाकंद, मिल्क केक एटसेट्रा। दीज आर सम खोया बेस्ड स्वीट्स। दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है छेना बेस्ड स्वीट्स। छेना बेस्ड स्वीट्स में हमारी आती है रसगुल्ला, रसमलाई, संदेश एटसेट्रा। रसगुल्ला, रसमलाई, संदेश और एक्सेट्रा, ये होती है हमारी छेना बेस्ड। अब एक आती है हमारी छेना एंड खोया बेस्ड, मतलब जिसके अंदर छेना का भी यूज होता है और खोए का भी यूज होता है। ठीक है ना? जैसे कि हमारा काला जामुन है ना, पांतुआ, और एक एक कली कोमल ने भी बनाई थी, बीच में छेना को काट के उसके अंदर रसगुल्ला, जो छेना का रसगुल्ला था उसको काट के उसके अंदर है ना खोया भर रखा था। याद नहीं आ रही मुझे उसका नाम। तो ये होती है हमारी एक और कैटेगरी, गुलाब जामुन मतलब कि बाटी। यस यस यस, गुलाब जामुन बाटी काइंड ऑफ। तो ये होती है हमारी तीसरी कैटेगरी, छेना और खोया बेस्ड स्वीट्स। तो जैसे कि खोया बेस्ड में हमने गुलाब जामुन, बर्फी, कलाकंद बनाया। छेना में हमने रसगुल्ला, रसमलाई, संदेश बनाया। छेना एंड खोया बेस्ड में हमने काला जामुन और गुलाब जामुन बाटी और चमचम का कुछ बनता है ऐसे। तो छेना और खोया जिसमें दोनों यूज हों तो वो सब होंगी। एक आती है हमारी मिसलेनियस मिल्क स्वीट जिसमें कि हम जो नई नई हम इजाद करते हैं ना चीजें, अपनी अपनी कारीगरी जो हम बनाते हैं वो हम मिसलेनियस में डाल सकते हैं, है ना? इसके अलावा हम कुछ ड्रिंक्स भी बनाते हैं दूध और दूध के प्रोडक्ट से, जिसको हम रिफ्रेशिंग बेवरेजेस कहते हैं, जैसे कि लस्सी, छाछ, रबड़ी, बासुंदी, है ना? तो दीज आर सम रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, रिफ्रेशिंग बेवरेजेस फ्रॉम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। और भी हमारे दूध और दूध से बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं जो कि इंडियन स्वीट में नहीं आते बट इंडियन क्यूजीन में आते हैं, जैसे कि कढ़ी, रायता, दही वड़ा, दही पापड़ी, है ना? तो ये है हमारा पूरा This conference will now be recorded. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, जिसमें कि हमने जाना कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की क्या भूमिका होती है, ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, उनका स्वॉट कैसे किया जाता है, स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। उसके अलावा हमने इनकी क्लासिफिकेशन जानी कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन कैसे होती है। क्लासिफिकेशन के बाद हमने इनसे बनने वाले कुछ प्रोडक्ट्स की चर्चा की। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड क्यूरी रिगार्डिंग टुडेज सेशन यू कैन आस्क हियर।